द लेटर ऋग्वेदिक पीरियड। आज हम लेटर ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से लेटर ऋग्वेदिक पीरियड अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड से अलग था। साथ ही में इस लेक्चर के अंदर हम दोनों ऋग्वेदिक पीरियड के बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो भी पढ़ेंगे। जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड को डिटेल से पढ़ा था, वैसे ही हम लेटर ऋग्वेदिक पीरियड को डिटेल से पढ़ेंगे, यानी उसके कल्चर, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और जितनी भी चीजें हैं उसे आज डिटेल से पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे ही डिटेल एनालाइज करना चाहते हैं हर टॉपिक का, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। द लेटर Vedic period, roughly spanning from 1000 BC to 600 BCE, marks a significant transformation from the early Vedic Rig-Vedic period in the ancient India। यानी जो लेटर वैदिक पीरियड है जिसका टाइम है 1000 BC से 600 BC। अब हमने इससे पहले अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा था, तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो कौन सा पीरियड था वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द लेटर वैदिक पीरियड जो था वो 1000 BC से 600 BC का टाइम था, एक रफली टाइम था जो कि एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माना जाता है। यानी जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आया था, जिसे आज हम लेटर वैदिक पीरियड के रूप में पढ़ते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी थी, जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन था या फिर जो नॉलेज, रिलीजियस जो था, उसके अंदर काफी चेंजेस आ गए थे और इसीलिए इस ऋग्वेदिक पीरियड को दो पीरियड यानी अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम इसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, यानी ये जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कहाँ पर फ्लराइश हुआ था या जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे। सो फ्रॉम पंजाब टू गैंगेटिक प्लेन, आपको पता है इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और वहां पर ही क्या था, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का एक्सपांशन था, यानी जो नदन वाला पार्ट है वहां पर। तो जो लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे वो पंजाब से जो गैंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है वहां पर क्या करते थे, रहते थे। द आर्यंस, जो हमें पता है कि हमने जब आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी पढ़ी थी तो आपको पता होगा कि आर्यंस कौन थे। सो आर्यंस हु वर इनिशियली कंसंट्रेटेड इन द सप्त सिंधु रीजन, पंजाब एंड सराउंडिंग एरिया। यानी जो आर्यंस यूरोशियन जो स्टेपिस थी वहां से माइग्रेट करके कहां पर आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये सप्त सिंधु यानी जो 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, तो वहां पर ये क्या करते थे, आर्यंस आके यहाँ पर सेटल्ड हुए थे। और इसके बाद ये सप्त सिंधु वाला रीजन जो था वो कौन सा रीजन है, पंजाब और सराउंडिंग जो उसके आसपास का रीजन है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड माना जाता है। एक्सपैंडेड ईस्टवर्ड इनटू द फर्टाइल गंगा एंड यमुना दोआब एंड बियॉन्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। यानी धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे यानी जो आर्यंस थे वो ईस्टवर्ड क्या करते गए, मूवमेंट करते गए, यानी जो फर्टाइल रीजन था गंगा यमुना दोआब का। और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कहाँ पर था, जो गंगा यमुना दोआब था, जो कि एक फर्टाइल रीजन था, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया था वहां पर रहते थे। यानी जो लेटर वैदिक पीरियड का समय था वो वहां पर था। नॉलेज टू टू सीज, यानी दे बिकम अवेयर ऑफ अरेबियन सी यानी वेस्टर्न कोस्ट एंड द इंडियन ओशन सदर्न कोस्ट। यानी उस टाइम के जो लोग थे, लेटर वैदिक पीरियड के जितने भी लोग थे, उन्हें जो दो सी हैं यानी जो दो समुद्र हैं उसके बारे में नॉलेज थी। सबसे पहले अरेबियन सी, जैसे आज हम अरेबियन सी ही बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट इंडिया के वेस्ट में सिचुएटेड है। और इंडियन ओशन तो हमें पता ही है कि इंडिया के साउथ के अंदर जो ओशन है उसे हम इंडियन ओशन बोलते हैं, जो कि सदर्न कोस्ट है। अब इमर्जेंस ऑफ जनपदास, यानी लेटर ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर भी जो जनपद से, जनपद का मतलब होता है यूनिट्स, यानी ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल और ग्रुप ऑफ विलेज, यानी छोटे छोटे ट्राइबल यूनिट्स बनके क्या बनते थे, जनपद्स बनते थे। तो एग्जाम के अंदर ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स पूछे जाते कि जनपद्स क्या थे, क्या लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जनपद्स होते थे या नहीं। तो जनपद्स का यहाँ पर इमर्जेंस शुरू हो गया था। ट्राइबल यूनिट्स होती थी जिन्हें जन कहा गया था, और उन्हीं छोटी छोटी जो ट्राइबल यूनिट्स होती थी उन्हें जनपदा यानी लिटरली फुट होल्ड ऑफ द पीपल, यानी जहां पर लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता था, जनपदास कहा जाता था। दिस वर द प्रीसिक्योर्स टू द लेटर महाजनपद्स, यानी यही लोग जो है, यानी यही जो जनपद हैं वो
बहुत सारे जनपद बनके एक महाजनपद के रूप में बनता है, जो हम देखते हैं कि 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। नोटेबल किंगडम जैसे कि कुरु हो गया, पांचाला हो गया, कोशला, विदेह और काशी, यानी इस समय पे यानी लेटर वैदिक पीरियड पे कुछ महाजनपद थे, जैसे कुरुक्षेत्र, हमें पता है कुरु जो जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, पांचाला, कोशला, विदेह और काशी जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है हमारे इंडिया के लिए। तो ये कुछ था इनकी हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर के बाद में बात की हमने कि आखिर लेटर वैदिक पीरियड में जो ज्योग्राफी है, जैसे आज हमारा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर उस टाइम पे जनपद होते थे। और हमने ये भी देखा कि वहां पर कौन से समुद्र थे, दो समुद्र के बारे में इन्हें अवेयरनेस थी, एक अरेबियन सी और दूसरी इंडियन ओशन। अब हम उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं और ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हमें ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर ऋग्वैदिक पीरियड को कंपेयर करके चलना है। तो राइज ऑफ मोनार्ची, अब देखिए ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर यानी जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें मोनार्ची नहीं थी, वहां पर एक हेड होता था जो कि सभी चीजें हैंडल करता था। जैसे हम कहते हैं ना कि एक ट्राइबल यूनिट होगी और उसका एक हेड बनाया जाएगा, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर मोनार्ची यानी एक राजा होगा और राजा की काफी आर्मी होगी। वो सिस्टम जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो गया था। सो द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ट्रांजिशन फ्रॉम द सेमी नोमैडिक ट्राइबल चिफडम्स टू मोर सेंट्रलाइज्ड हेरिडिटरी एंड मोनार्चीज, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो एक ट्रांजिशन हुआ, जहां पर एक सेंट्रलाइजेशन हुआ, जहां पर एक राजा होगा, हेरिडिटरी पोजीशन होगी यानी राजा का बेटा राजा होगा, और मोनार्ची सिस्टम होगा यानी एक राजा के अधीन सारा जो साम्राज्य है वो होगा। उससे पहले एक ट्राइबल चिफडम यानी एक नोमैडिक जो गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो चलती थी। अब देखते हैं कि उनका ये जो मोनार्ची सिस्टम था वो कैसा था। इंक्रीज्ड पावर ऑफ किंग, यानी जो राजा था उसका पावर यहाँ पर बढ़ गया था, यानी राजा अब जो पहले राजा तो नहीं थे, पहले तो चिफडम्स थे, लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं होता था, वो सिर्फ एक प्रोटेक्टर थे। लेकिन अब वो किस में चेंज हो गए थे, किंग्स के अंदर, और उनके पास काफी पावर हो गया था। जैसे कि किंग्स पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, यानी अगर कंपैरिजन करें अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया था। ही अज्यूम ग्रैंडर टाइटल्स लाइक सम्राट, यानी काफी बड़े बड़े जो टाइटल्स होते हैं, जो बहुत ही महान या फिर बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो अब राजा को दिए जाते थे, जैसे कि सम्राट ईस्टर्न किंगडम के में यूज होता था। इसके बाद भोज, जैसे राजा भोज जो सदर्न किंगडम्स में यूज होता था, विराट जो नॉर्थ किंगडम के अंदर, स्वराट जो वेस्टर्न किंगडम के अंदर, और राजा जो कि मिडिल किंगडम्स के अंदर यूज होता था। तो राजा, विराट, सम्राट, स्वराट और भोज ये सारी क्या है, उपाधि है जो किसी राजा के नाम पे लगती थी। जैसे कहते हैं ना कि राजा भोज या फिर सम्राट और उसके पीछे जो राजा का नाम है वो जोड़ दिया जाता था। तो ये सारे ही क्या थे, उपाधि थी जो राजा के नाम के आगे लग जाती थी, जिससे एक महत्व बढ़ जाता था किसका, राजा का। अब हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, यानी उस टाइम पे छोटी छोटी असेंबलीज होती थी, जैसे कि सभा, समिति, जिसमें वुमेन्स जो है वो क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब ये छोटी छोटी जो असेंबलीज थी, जो कि ट्राइबल असेंबलीज थी, जहाँ पर ट्राइबल पीपल जो थे वो इकट्ठा होते थे और मेनली क्या करते थे, डिसीजन लेते थे। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये जितनी भी असेंबलीज थी वो डिक्लाइन हो गई थी। सो द पॉपुलर ट्राइबल असेंबलीज जैसे कि सभा हो गया, समिति हो गया, विच हैड कंसिडर्ड पावर इन अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही पावरफुल माना जाता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी एंड लॉस्ट मच ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। और इसका जो प्रभाव था, यानी जब ये असेंबलीज कोई डिसीजन लेती थी तो सबको मानना पड़ता था, लेकिन अब ये इन्फ्लुएंस कम हो गया था। क्यों? क्योंकि अब राजा के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो गई थी, पावर हो गया था, और उसके पास इतना पावर था कि वो इन छोटी छोटी असेंबलीज के जो लोग थे वो यहाँ पर डिसीजन नहीं लेते थे। द विधाता असेंबली कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, यानी जो विधाता असेंबली थी जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते थे, आपने अगर अर्ली लेक्चर लिया होगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि विधाता क्या है,
सभा क्या है और समिति क्या है, क्योंकि उसके अलग अलग फंक्शंस थे। तो विधाता जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिए जो डिसीजन लिए जाते थे उस टाइम पे, ट्राइबल जो यूनिट्स होती थी जहां पर हर कोई उपस्थित होता था, तो ये विधाता जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। एलोबरेट सैक्रिफाइसेस यहाँ पर शुरू हो गए थे, यानी किंग्स अथॉरिटी वाज रीइंफोर्स्ड थ्रू एलोबरेट वैदिक रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस। यानी अब क्या हो गया था, पहले हमने देखा था कि किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं होता था, सिर्फ एक चीफ होता था या फिर एक लीडर होता था जो प्रोटेक्ट करता था जितने भी ट्राइबल्स है। लेकिन अब राजा की सिर्फ प्रोटेक्ट तो वो करता ही था, यानी जो उसकी प्रजा है उसको वो प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन उनकी समृद्धि के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काफी वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, यानी जैसे कि कौन कौन से, राजस्यु, अश्वमेधा और वजपेया। तो सबसे पहले राजस्यु यानी कंसक्रेशन सेरेमनी फॉर इंपीरियल सॉवर्जिनिटी, यानी इंपीरियल सॉवर्जिनिटी के लिए ये राजस्व यज्ञ होता था, वो किया जाता था। अश्वमेधा यानी हॉर्स सेक्रीफाइस सिंबलाइज अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर द टेरिटरी वेयर द रॉयल हॉर्स रेन अनइरप्टेड। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें देखते हैं कि जब जो राम है वो ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसमें घोड़ा होता है, हॉर्स जो कि रॉयल हॉर्स होता है, यानी राजा का जो घोड़ा था, राज्य का जो घोड़ा होता है वो छोड़ा जाता है, यानी उसे कहा जाता है कि वो घूमता है और वो जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक उसका अधिकार हो जाएगा राजा का। और हम देखते हैं कि जो लव कुश हैं वो उसे रोक देते हैं, और इसके बाद जितने भी जो है वो युद्ध करने आते हैं उनके जो सेनानी है वो, कि आपने ये घोड़ा क्यों रोका, और फिर वो जो लव कुश है वो हरा देते हैं और घोड़े को रोक देते हैं। तो अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अश्वमेधा को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके बाद है वजपेया, यानी एक चैरियट रेस होती थी, एनिमे एम्ड टू गेन स्ट्रेंथ एंड विक्ट्री, यानी जो भी राजा जो है चैरियट रेस जीतता था, यानी जो रथ की रेस होती थी वो, तो वो ऐसा माना जाता कि वो बहुत ही महान है, बहुत ही स्ट्रांग है और उसे विजय प्राप्त होगी। इसके बाद राइज ऑफ ऑफिशियल्स। अब देखिए पहले हमने देखा था कि ना तो राजा था और ना ही उसके कोई ऑफिशियल्स थे, सिर्फ एक होता था जो जितने भी ट्राइबल्स है उसको क्या करता था, एक आर्मी तो होती नहीं थी, तो ट्राइब्स ही एक आर्मी की तरह काम करते थे और उनको लीड करने के लिए एक पर्सन होता था जिसे लीडर ही कहा जाता था। कोई सेनानी नहीं, कोई कमांडर नहीं था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ऑफिशियल, क्योंकि किंग बना है तो किंग के ऑफिशियल्स भी होंगे, तो किंग वॉज असनेटेड बाय द ग्रोइंग ब्यूरोक्रेसी ऑफ ऑफिशियल, जैसे कि पुरोहित, जिसे चीफ प्रीस्ट कहा जाता था, जो पहले भी होता था, जो लीडर होता था उसे गाइड करने के लिए चीफ प्रीस्ट होता था जिसे पुरोहिता होता था। इसके बाद सेनानी यानी कमांडर, जो लीडर होता था सेना का, और ग्रामनी यानी विलेज का जो एक हेड होता था वो। अब यहाँ पर टैक्सेशन, पहले हमने एक बाली टैक्स पढ़ा था जो कि सिर्फ मतलब एज अ गिफ्ट उन्हें कहा जाता कि जो लोग हैं वो अपने राजा को गिफ्ट देते थे अपने मर्जी से, जिसे बाली टैक्स कहा जाता था या फिर गिफ्ट कहा जाता था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स भी क्या हो गया, इमर्जेंस हो गया है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर टैक्सेशन, यानी रेगुलर, पहले रेगुलर टैक्स नहीं था, तो जो बाली है, भाग है या शुल्क है, वो एक रेगुलर टैक्स, यानी अब ट्राइब्स को रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा। इमर्ज टू सपोर्ट द ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री नीड्स ऑफ द स्टेट, यानी क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर है, वो बढ़ गया है। मिलिट्री यानी अब सेनानी है, यानी बहुत आर्मी है, तो उसको हैंडल करने के लिए टैक्सेस दिए जाते थे, यानी जैसे कि गेहूं के रूप में, या फिर उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा था नहीं सिक्के वगैरह, पैसे वगैरह, तो जो अनाज होता था जैसे मिलिट्री के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको देने के लिए, पे करने के लिए टैक्सेस लिए जाते थे। इसके बाद करते हैं सोशल स्ट्रक्चर यानी वर्ण सिस्टम की। इससे पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि जो वर्ण सिस्टम था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, यानी जो सिस्टम था, यानी वर्ण सिस्टम था, वो किसके बेस पे डिवाइड था, जो वर्क किया जाता है, यानी जो इंसान, यानी पर्टिकुलर इंसान जो काम करेगा उसके हिसाब से उसका वर्ण क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर उसके हिसाब से वो वर्ण अपनाएगा। लेकिन अब वर्ण सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड और स्ट्रांग हो गया था कि कास्ट सिस्टम जो था वो बाय बर्थ, यानी क्या हो गया था, बाय बर्थ, यानी अगर शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो ऐसा यानी बाय बर्थ उन्होंने वो
फॉर्म कर दिया था। तो जैसे यहाँ देखिए कि ऋग वर्ण सिस्टम द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बिकम मच मोर रिजिड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड हो गया था। एंड हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब होता है कि जिसका बेटा जो होगा वो ही होगा, यानी जिसके पिता, यानी अगर उसके पिता क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय होगा। पहले ऐसा नहीं था, जो काम होगा यानी जो वर्क करेगा उसके बेस पे जो वर्ण सिस्टम है वो डिवाइड किया गया था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। मूविंग टुवर्ड द फॉर्मलाइजिंग वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी बर्थ के बेस पे अब जो वर्ण सिस्टम है वो डिवाइड किया गया था। और कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। जैसे हमने पहला देखा था कि पहले जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें स्टार्टिंग के अंदर 3 ही वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो शूद्र है वो एंडिंग, यानी जब ऋग्वैदिक अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड डिक्लाइन हो रहा था या फिर समाप्त हो रहा था, उस टाइम पे शूद्र का जो था इमर्जेंस हुआ था। तो सबसे पहले ब्राह्मण जो कि प्रिस्ट होता है, गेन इमेंस पावर, जिसके पास बहुत पावर होता है, प्रेस्टिजियस होता है। ड्यू टू देयर एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ रिचुअल्स एंड स्केयर टैक्सेस दे वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट वर्ण, यानी ब्राह्मण को सबसे हाईएस्ट वर्ण माना जाता था। और उसके बाद बहुत पावर होता था, एक प्रेस्टिजियस होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान होता था और जो भी विद्या है यानी स्केयर टैक्सेस या फिर रिचुअल्स है उनका भी उन्हें क्या होता था? नॉलेज होता था। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों को पढ़ाते थे और वैश्यस को भी पढ़ाते थे, लेकिन क्षत्रियों को स्पेशली, जैसे कि अगर आपने रामायण में देखा हो तो जो राम थे वो गए थे उनके गुरु के पास गुरु दक्षिणा लेने यानी सीखने के लिए, तो आपको पता होगा। तो ये जो रामायण है वो वही पीरियड है, ऋग्वैदिक वाला पीरियड ही है, जहां पर हम देखते हैं कि अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। ब्राह्मण के पास सबसे हाईएस्ट क्या होता था? पावर होता था। और जितने भी यज्ञ, जैसे हमने पहले देखा जो राजयु यज्ञ है और विजय पेय, इतने जितने भी सारे यज्ञ होते थे वो कौन करवाता था? ब्राह्मण करवाते थे। इसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी वॉरियर्स और रूलर्स, यानी जो राजा होते थे, राजा के जो परिवार होता था, तो जो रूलिंग सिस्टम जो था पूरा वो क्षत्रिय के अंदर आता था। यानी द रूलिंग एंड द वॉरियर क्लास सेकेंड इन द हियरकी, जो कि ब्राह्मण के बाद सेकेंड हाईएस्ट होते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग द किंगडम, यानी जितना भी साम्राज्य है उसे प्रोटेक्ट करना और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को करना। यानी अगर उस टाइम पे कोर्ट वगैरह नहीं थे तो राजा ही जो था वो हर तरह की चीजें करता था। यानी किसी को अगर न्याय दिलाना है, कोई निर्णय लेना है, तो कौन करता था? राजा करते थे। थर्ड है वेश्यास, जो कि एग्रीकल्चर करते थे। ट्रेडर और आर्टिशियन जो थे वो वेश्यास होते थे। ये कॉमन पीपल होते थे जो कि प्रोडक्शन, फार्मर्स, मर्चेंट और आर्टिशियंस का वर्क करते थे। और ये टैक्स पे करते थे राजा को, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो थे वो वेश्यास थे और वो अर्न करते थे और किसको टैक्स देते थे? राजा को। और सबसे लोएस्ट अगर हम वर्ण सिस्टम बोले तो शूद्रा, जो कि लेबर होते थे, और सर्वेंट जिसे नौकर कहा जाता था। तो लोएस्ट वर्ण था, यानी प्राइमरली सर्विंग द अदर 3 वर्ण, यानी जो 3 दूसरे वर्ण है उनको उनकी सेवा करना, उनके लिए सर्वेंट का काम करने का काम कौन करता था? शूद्र करते थे। एंड दे वर ऑफन डिनाइड एक्सेस टू द वैदिक रिचुअल एंड एजुकेशन, यानी उनको कोई एजुकेशन और वैदिक रिचुअल नहीं दिया जाता था। अब लेटर वैदिक पीरियड में एक और सिस्टम था, गोत्र सिस्टम। आज भी आप सुनते होंगे कि कोई पूजा अगर आप करते हैं तो जो पंडित है वो गोत्र पूछता है कि आप किस गोत्र से हैं, तो वो गोत्र सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड से शुरू था। तो द गोत्र सिस्टम बेस्ड ऑन द lineage फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी आप किस एंसेस्टर से हैं, किस पीढ़ी से हैं, बिकम प्रोमिनेंट हो गया था। ऑफन रेगुलेटिंग मैरिज अलायंस, यानी ऐसा कहा जाता था कि सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं, यानी एक ही फैमिली में आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर गोत्र सेम है इसका मतलब है कि आपका जो एंसेस्टर है वो क्या थे? कहीं ना कहीं उनका रिलेशन था, इसी वजह से आपका गोत्र सेम है। तो डिफरेंट गोत्र के अंदर शादी करवाई जाती है, अगर आज आप देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आश्रम सिस्टम देखते हैं, जो कि 4 स्टेज ऑफ लाइफ, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, वो आश्रम जाते थे। और आश्रम यानी 4 आश्रम सिस्टम जो थे 4 स्टेज में बटा था। तो ये कौन सा था? देखो, द कंसेप्ट ऑफ आश्रमा स्टेज ऑफ लाइफ। सबसे पहले ब्रह्मचारी यानी जो स्टूडेंट का होता था। तो आपने अगर रामायण देखी है तो देखो, मैं रामायण को इसलिए जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वहां पर आपने एक जो चीज है वो एक विजुअल देखा है, तो आपको पता चलेगा ना। तो ब्रह्मचार्य, जैसे जो राम है वो 14 साल यानी जो वनवास था उससे पहले वो क्या थे? एक स्टूडेंट थे, तो वो उनके लिए ब्रह्मचार्य जो कि एक स्टूडेंट के रूप में होता है।
इसके बाद उनकी शादी होती है, यानी गृहस्था यानी हाउस होल्डर, यानी अपना जो घर है शादी करना वगैरह वो। इसके बाद वनप्रस्था, यानी अगर आप देखते हैं तो फॉरेस्ट ड्वेलर, अगर रामायण राम से अगर पूरा जोड़े तो वो क्या गए थे, उनका वनवास हुआ था, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में संन्यास यानी रियूनिएट, अगर आप चाहें तो संन्यास लेते हैं लोग, है ना। संन्यास लेने का मतलब है कि आप जितने भी मोह माया है उससे सारी चीजें छोड़ देते हैं। बिगिन टू टेक शेप नाउ इट बिकम फुल्ली डेवलप्ड इन द लेटर पीरियड, यानी जो लेटर पीरियड है उसमें ये पूरी तरह से एक शेप ले चुका था। अब लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस कैसा था? इससे पहले हमने देखा कि वुमेन अर्ली वैदिक पीरियड में जितनी भी वुमेन्स थी वो जितनी भी सभा है, समिति है, उसमें पार्टिसिपेट करती थी, वो जितने भी वैदिक और टेक्सेस है उनको पढ़ सकती थी, और मतलब उनका स्टेटस एक रिस्पेक्टफुल था। लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ वुमेन जनरली डिक्लाइन कंपेयर टू द अर्ली वैदिक पीरियड। देयर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक असेंबली डिसमिस्ड, यानी जितनी भी पब्लिक असेंबलीज होती थी उसमें अब उनका जाना बंद हो गया था। प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज बिकम मोर प्रिविलेंट, आपने देखा होगा कि पहले अर्ली वैदिक में जो चाइल्ड मैरिज थी वो बिल्कुल बंद थी, यानी चाइल्ड मैरिज नहीं करवाई जाती थी। और दूसरा कि जो विडो वुमेन्स होती थी उनकी शादी करवाई जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वुमेन के स्टेटस में डिक्लाइन हुआ, चाइल्ड मैरिज ज़्यादा प्रिविलेंट हुई, और उनकी जो एजुकेशन है वो भी रोक दी। जैसे कि गार्गी और मैत्री जो है, सम एजुकेटेड आर मेंशन इन फिलोसॉफिकल लाइक टेक्स्ट उपनिषद के अंदर, लेकिन फिर भी वुमेन्स के लिए एजुकेशन को बंद कर दिया गया था। और जो विडो मैरिज है वो भी यहाँ पर बंद कर दी गई थी।